अरे बाप रे! अगर ऐसी बदतमीज़ बहू सबके घर में आ गई तो लेने के देने ही पड़ जाएंगे। बताओ, आजकल की बहुएं तो अपनी सास की बिल्कुल इज्जत करती ही नहीं हैं। भगवान हमें ऐसी बहू से बचाए रखे। बस। अपनी सास को भड़कता हुआ देखकर कमला ने पूछा, किसकी बात कर रही हो अम्मा? जरूर किसी के घर के बहू से आपका पाला पड़ा है। हाँ तो क्या, अभी शांति के यहाँ से आ रही हूँ। बताओ, उसकी बहू रचना तो ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है कि पूछो ही मत। अरे उस जैसी लड़की को अपने घर की बहू बना लिया शांति ने, यही बड़ी बात है। मुझे तो अब समझ आ गया कि इसके लक्षण ही सही नहीं थे। अरे उसे तो उनके पैर धोकर पीनी चाहिए। शरीफ लोगों ने इसे ब्याह लिया है, कुछ महीने में ही इसके पर निकल आए हैं। सास को जवाब देने लगी है। पास बैठी करिश्मा अपनी माँ और दादी को बड़बड़ाते हुए देख रही थी। अब उसकी सुनने की सीमा खत्म हो चुकी थी। किसी बात की हद होती है। उस बेचारी का क्या दोष? जरा सी बात पर उसकी सांस उसके अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगती है। मुझे दादी की बात पर गुस्सा आ गया था। तो चुप रहे। इस पढ़ाई लिखाई ने लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया है, तभी तो ऐसे हादसे होते हैं। दादी, भला ये क्या बात हुई? मैं उससे कितना अधिक पड़ गई, मगर मेरे साथ तो कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है। वो तो बेचारी एकदम सीधी सादी लड़की थी। महिला की इज्जत से खेलना कुछ मर्दों का पेशा बन गया है। ये आज ही नहीं, युगों से होता आया है। मुझे एक बात बताओ कि आज अगर रचना के साथ हादसा हुआ है तो इसके लिए दुख क्यों नहीं? क्योंकि औरत के आधे दुखों का कारण ही औरत है। कोई एक भी औरत उठी रचना के हक में? किसी माँ बहन बेटी ने आवाज बुलंद की? रचना के साथ दुष्कर्म करने वालों को सजा होनी चाहिए। यही तक नहीं, बल्कि उस पर कटाक्ष करने में सबसे आगे औरतें ही हैं। और मर्द तो जैसे ये मान बैठे हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। बात बात में उनके गले लगना, रूठना, शरारती करना, लाड़ आए तो उनके हाथ से ही खाना खाना। पर आज मुझे दादी पर गुस्सा आ गया था। मेरी प्यारी लाडो करिश्मा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों भरी बैठी हो? मैंने तुझे तो कुछ नहीं कहा ना? दादी हैरानी सी मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। दादी, मुझे औरतों का यही रूप अच्छा नहीं लगता। आपके जमाने और थे। औरत घुट घुट कर जीना सीख लेती थी, अत्याचार सह लेती थी और आने वाली अपनी संतानों को यही सहन करने की शिक्षा देती थी। तब अनपढ़ता थी। आज नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो क्यों अत्याचार सहे, वो भी समाज के दरिंदों का, बदमाशों की घृणित कुकर्म का। मैंने देखा दादी चुप कर गई थी, शायद बात के मर्म को जान गई थी। दादी, आपने उसे एक बार जवाब देती तो सुन लिया। क्या उसके अंदर जो ज्वाला जल रहा है उसे कभी देखने या महसूस करने की कोशिश की? ये आज उसका जवाब ना देना उस लावे का धुआं है जिसे एक दिन फटना ही था। मैं तो चाहती हूँ कि एक दिन ये फटे ताकि वो जी सके। कब तक यूँ घुट घुट कर मरती रहेगी? उस बात के लिए ताने सुनती रहेगी जो उसने की ही नहीं। दादी प्लीज़, उसे जी लेने दो। अगर कुछ कहना है तो उसकी सास को समझाओगी। उसकी दुखती रग पर हाथ ना रखा करें, उसे अतीत का ताना ना दें। कहते कहते मैं रोने लगी थी और भागकर अंदर अपने कमरे में चली गई। रचना मेरी स्कूल की सहेली थी। वो इस शहर के साथ लगते गांव से पढ़ने आती थी। शरीफ खानदान से थी। घर अधिक अमीर नहीं था, मगर बच्चों को पढ़ाने के लिए पिता ने काफ़ी मेहनत की थी। वो पढ़ने में भी लायक थी। ऊंचे ऊंचे सपने थे उसके, मगर उसके साथ ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि सब सपने बिखर गए। पतझड़ के पत्तों की तरह अब उसे सिर्फ समाज और घर वालों के रहम पर जीना था। 7वीं कक्षा से ही हम दोनों साथ थे। 10वीं तक पहुँचते पहुँचते हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो गई। एक दूसरे के बिना एक दिन भी दूर रहना अच्छा ना लगता था। उस दिन गर्मियों की छुट्टियां हो रही थीं। कितने दिन मिलना ना हो सकेगा। उसे मेरी कॉपी से कुछ नोट्स भी उतारने थे। हम दोनों क्लासरूम में ही बैठ गए। 15-20 मिनट में सभी बच्चे जा चुके थे। हमने भी काम खत्म होते ही अपने बैग संभाले और अपने अपने रास्ते चल दिए। उसका गांव 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव वालों के लिए रास्ता कोई दूर नहीं था।
बच्चे अक्सर पैदल या साइकिलों पर ही आते थे। गांव का स्कूल प्राइमरी तक ही था, इसके लिए उन्हें शहर के स्कूल आना पड़ता था। उस दिन चूंकि हम क्लासरूम से 20 मिनट लेट निकली थी, तो उसके गांव के सब बच्चे जा चुके थे। रोज का रास्ता था। दिन में डर की कोई बात तो वैसे नहीं थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रास्ता एकदम सुनसान था, मगर वो रोज की तरह बेपरवाह चली जा रही थी। अचानक पीछे से गाड़ी उसके पास आकर रुकी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, गाड़ी में से 2 हट्टे कट्टे लड़के उतरे और उसे गाड़ी में धकेल कर अंदर किया और तीसरे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब छुट्टी से 2-3 घंटे बाद तक वो घर नहीं पहुंची तो उसकी खोज शुरू हो गई। स्कूल जाकर देखा, उसकी सहेलियां और सब जगह पता किया, मगर उसका कुछ पता ना चला। घर वालों का घबराहट से बुरा हाल था। जितने मुंह उतनी बातें। माँ के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता किसी अनजान शंका से सहम गए थे। भाई इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल गया था। कहाँ खोजे लड़की की इज्जत का सवाल था। आसपास खबर हुई तो किसी ने सलाह दी कि पुलिस में जाना चाहिए, मगर उसके पिता इतनी जल्दी कोई फैसला लेना नहीं चाहते थे। अभी वो लोग कुछ और फैसला लेते, तभी एक आदमी भागा भागा आया। चलिए जल्दी, खेत के पास रचना खून से लथपथ बेहोश पड़ी है। सभी आनन फानन में उधर दौड़े। साथ वाला पुलिस अपनी गाड़ी ले आया। ये खेत इसी गांव के आखिरी सड़क पर था। साथ में दूसरे गांव की जमीन पड़ती थी। रचना को देखकर एक बार तो सबकी रूह कांप गई। शरीर पर कई जगह चाकू के निशान भी थे। सारे कपड़े खून से सने थे। मुंह पर खरोचों से खून रिस रहा था। जल्दी से 3-4 लोगों ने उसे उठाकर गाड़ी में डाला। सब उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने पुलिस को सूचना भेजकर उसका इलाज शुरू कर दिया। जांच में पाया गया कि लड़की का बलात्कार किया गया है। साथ ही चाकुओं से कई जगह वार किया गया है। लड़की की हालत बेहद गंभीर थी। माता पिता को काटो तो खून नहीं। भाई बेबसी में हाथ मल रहा था। पिता सोच रहे थे कि पुलिस लड़की का बयान लेगी, पता नहीं कितनी बार क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, और फिर अदालत में वकील सवाल करेंगे तो लड़की की और मिट्टी पलित होगी और कितनी बदनामी होगी। फिर वो बदमाश पता नहीं कौन होंगे और कितने ताकतवर होंगे। इसमें दुश्मनी मोल लेकर भविष्य के लिए मुसीबतें खड़ी करने से क्या फ़ायदा। धन और इज्जत दोनों की बर्बादी होगी। इज्जत जानी थी सो जा चुकी। अब चुपचाप कड़वा घुट ही पीना होगा। उन्होंने अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि जैसे ही लड़की को होश आए उसे समझा दे कि किसी का नाम नहीं लेना। वह कह दे कि मुझे बेहोश कर दिया गया था, मैं चेहरा नहीं देख सकी। रचना की माँ ने विरोध करना चाहा, मगर पति ने घुड़की देकर चुप करवा दिया। शायद एक लाचार पिता यही कर सकता हो। कह देना आसान है कि उनको सजा दिलवानी चाहिए थी, मगर शायद पिता को भी अपनी इज्जत बेटी के दुख और आक्रोश से अधिक प्यारी थी। अगले दिन रचना को होश आया तो उसने माँ को सारी बातें बताई। वो बदमाश साथ के गांव के सरपंच का बेटा था। साथ में उसके 2 दोस्त थे। तीनों उसे उठाकर अपने खेत पर ले गए थे। उसके साथ कुकर्म किया और विरोध करने पर उसको चाकू मारे और साथ में धमकी दी कि अगर किसी को हमारा नाम बताया तो पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। एक तो बार बार कह रहा था कि इसको मार दो, मगर दूसरे ने मना किया कि ऐसे ही फेंक दो। शायद अपनी तरफ से मारकर फेंक गए थे। अगर आधा घंटा और वहीं पड़ी रहती तो प्राण पखेरु उड़ गए होते। पिता जानते थे कि उस सरपंच के पास पैसे की ताकत तो थी ही, उसके संबंध भी बड़े बड़े नेताओं से थे और वह सब बदमाश किस्म के आदमी थे। ऐसी हालत में उनसे लोहा लेना धन, समय और बची खुची इज्जत की बर्बादी होगी। पुलिस ने भी खाना पूर्ति करके केस की फाइलें अलमारी में बंद कर दी। उन्हें पैसा और ताकत ने काबू कर लिया था। फिर रचना के बयान भी यही थे कि वो किसी को नहीं पहचानती। इस तरह एक मासूम के साथ अत्याचार और इंसाफ थाने की फाइली में दबकर रह गए थे। इंसाफ की देवी तो खुद देख नहीं सकती, उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी रहती है। अपराधियों को सजा कैसे हो सकती है?
आम आदमी तो ऐसे राक्षसों से लड़ भी नहीं सकता। वक्त के साथ साथ लोग समाज में उन दरिंदों को तो भूल गए, मगर ये नहीं भूले कि इस लड़की की इज्जत लुट चुकी है। उसे सहानुभूति रखने की बजाय उसे हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। माँ बाप के लिए अब वो एक अभिशाप बन गई थी। जितने लोग उतनी बातें। कुछ का कहना था कि ये जानबूझकर स्कूल से लेट आई और खुद ही उन लड़कों के साथ गई होगी। चाहिए तो यह था कि कोई उसकी भी भावनाएं समझता, उसके दुख को सुनता, उसे हादसा भूलने में मदद करता, मगर नहीं। समाज ने औरत के साथ न्याय ही कब किया है? अगर किसी ने उसके भाई को एक थप्पड़ भी मारा होता तो शायद यही पिता मरने मारने पर उतारू हो जाते, मगर आज इनके लिए बेटी से अधिक अपनी इज्जत प्यारी हो गई। बाकी लोग क्यों उसकी भावनाओं पर ध्यान दें जब घर वाले ही उसे कलंक समझने लगे थे। मुझे इस हादसे से अधिक दुख उसके माँ बाप के रवैयों को देखकर हुआ। मन विद्रोह सा कर उठा था। इस हादसे से दूसरे दिन ही हम लोग तो मुंबई चले गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी के ऑपरेशन होने वाले थे। वहाँ भी मुझे रचना की चिंता रहती। बेचारी किस मानसिक कष्ट से गुजर रही होगी, कोई उससे बात करने वाला भी नहीं होगा। हमें मुंबई में 1 महीना लग गया। अभी हमारी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ी थी। घर आते ही मैंने रचना से मिलने की सोची। सुबह मैंने नाश्ता करते हुए माँ से पूछा, माँ मैं रचना से मिलाऊं? बेटी तुम्हारी सहेली है, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, माँ जवाब देती। इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, ये क्या करेगी जाकर? सुना नहीं लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दादी एकदम बोल पड़ी, माँ लोगों का क्या है, किसी को कुछ भी कह देते हैं, इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? हम लड़की वाले हैं, कल को हमारी बेटी के साथ कुछ हो तो हमें भी ऐसे ही कहेंगे। दोस्त मित्र के दुख में साथ देना हमारा कर्तव्य है, पिताजी ने दादी को समझाया। मैं जानती थी कि मेरे पिता बहुत सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं। काश कि समाज के सब लोग मेरे पिता जैसे हो जाएं तो शायद समाज में कोई समस्या ही ना हो। पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, दोपहर को ले आऊँगा। 2-3 किलोमीटर दूर तो गांव है। घर आकर मैं अपनी माँ की गोद में सिर रखकर खूब रोई। क्या सच में एक लड़की इतनी कमज़ोर और बेबस होती है? बिना किसी कसूर के हर तरफ से उसे ही सजा। मैंने माँ और पिताजी को सारी बातें बताई। फिर माँ और पिता के साथ 2-3 बार उनके घर गई। पिताजी ने धीरे धीरे उसके पिता से उसके बारे में बात की कि इसे अब स्कूल भेजना चाहिए, मगर वो स्कूल भेजने के लिए किसी तरह भी राजी नहीं हुए। मगर पिताजी के बहुत समझाने पर उसके पिता उसे घर रहकर पढ़ाने के लिए मान गए। उसने अब घर रहकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसके घर चली जाती। उसने 12वीं के बाद घर में ही बीए करनी शुरू कर दी और मैंने इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया। उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। वो जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहते थे। अभी 18 साल की भी पूरी नहीं हुई थी। वो जहाँ भी बात चलाते वहीं उसके अतीत की परछाई पहले पहुँच जाती। अब तो हम लोग भी चाहते थे कि उसकी शादी हो ही जाए तो सही रहेगा। इन हालात में वो अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पा रही थी। हमारी पड़ोसी में मनोहर जी रहते थे। उनके एक बेटा और 2 बेटियां थीं। उनका लड़का अनिल, जिसकी 2 वर्ष पहले शादी हो चुकी थी, मगर शादी के बाद बहू बेटे को जन्म देते ही दुनिया से विदा ले गई। छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास पलने लगा। अनिल की नौकरी मुंबई में थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी दोबारा शादी कर दें तो बच्चे को माँ मिल जाएगी। एक दिन मेरी मम्मी ने ये रिश्ता सुझाया। मेरे पिताजी ने रचना के पिता से बात की। उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी? जानते थे कि उनकी बेटी को अब इससे अच्छा घर और लड़का नहीं मिल सकता। उसे जो दाग लग गया है, इसके साथ इसे कौन स्वीकार करेगा? वही जिसमें खुद में कोई कमी होगी। मगर अनिल बहुत अच्छा लड़का था। पड़ोस में होने के कारण हम लोग इकट्ठे खेला भी करते थे। मेरा अच्छा दोस्त था वो। पिताजी ने और मैंने अनिल को समझाया तो वो भी मान गया। उसके घर में सभी मान गए, मगर उसकी माँ कुछ असमंजस में थी। अनिल की हाँ पर उसे भी मानना पड़ा। उसकी माँ को यह भी बात सता रही थी कि लोग क्या कहेंगे कि ऐसी लड़की ही मिली थी इनके लड़के को।
क्योंकि लड़के की कोई भी कमी समाज को कमी नहीं लगती, मगर लड़की बेकसूर होते हुए भी अपराधी बन जाती है। लड़के में चाहे लाख अवगुण हो, मगर लड़की 16 कला संपूर्ण चाहिए होती है। उनको ये भी था कि अभी अपनी लड़कियों की शादी करनी है तो उनके रिश्ते करने में इस लड़की के कारण अड़चने आएंगी, लेकिन अनिल के समझाने से उन्हें झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश थी इस रिश्ते से। चाहे अनिल एक बच्चे का बाप था, फिर भी हर तरह से रचना के लिए अच्छा पति साबित होगा, ये मुझे विश्वास था। वो बहुत संवेदनशील और समझदार लड़का था। वैसे भी उससे अच्छा लड़का उसे और कोई नहीं मिल सकता था। शादी हो गई और रचना हमारे शहर में आ गई। पड़ोस में होने से मुझे तो खुशी थी, मगर वो भी खुश थी। अनिल ने 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी। उन 2 महीनों में रचना के मुंह पर रौनक लौटने लगी थी। बच्चे को वो भी ऐसे संभालती थी जैसे उसकी सगी माँ हो। शायद उसे ये भी एहसास हो गया था कि अनिल एक अच्छा पति है जो उसकी भावनाओं का ध्यान रखता है, तो उसे भी अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना है। अनिल ने उसे पूरा प्यार दिया, उससे कभी उस हादसे का जिक्र नहीं किया, ना ही उसे एहसास होने दिया कि उसमें कोई दोष है। समाज में विरले ही ऐसे लोग होते हैं। अब रचना को विश्वास होने लगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं। 2 महीने की छुट्टी के बाद अनिल मुंबई चला गया अपनी ड्यूटी पर। उसका विचार था कि मुंबई में मकान ढूंढकर फिर रचना को साथ ले जाएगा। दूसरी बात की रचना तब तक बच्चे को संभालना नहलाना भी सीख लेगी। अनिल की माँ पुराने विचारों की औरत थी। सिर्फ पोते के कारण उन्होंने शादी की रजामंदी दे दी थी, मगर अंदर ही अंदर उन्हें रचना का अतीत कचोटता रहता। आस पड़ोस की कोई औरत कभी सहानुभूति जताने के बहाने बात छेड़ लेती तो वो तिलमिला उठती। उसे रचना का बंठन कर रहना भी अच्छा नहीं लगता था। बेटियों के रिश्ते की बात कहीं नहीं बनती तो रचना के ऊपर सारा गुस्सा उतार देती। मैं पहले ही कहती थी कि हमारी बेटियों को कोई अपनी बहू नहीं बनाएगा, इस उल्टा के कारण। अनिल के जाने के बाद वो उसे काफ़ी रोकने टोकने लगी थी, पर रचना कोई जवाब ना देती। कई बार मैं उसे बाजार ले जाती तो आते ही उसे ताना सुनाने लगती। मुझे तुम्हारा कहीं जाना अच्छा नहीं लगता बहू। कहीं पहले जैसी कोई बात हो गई तो हमारी भी नाक कटवाओगी क्या? रचना अंदर ही अंदर आहत हो जाती। पति को फ़ोन करती तो भी माँ की बातें ना बताती। वो अनिल की एहसानमंद थी कि कम से कम उसने उसका हाथ थामने की हिम्मत तो की। अनिल के कहने पर उसने आगे पढ़ाई भी शुरू कर दी। रचना उस दिन सारी रात सो नहीं पाई थी। सुबह देर से आँख खुली तो सास गुस्सा हो गई, मगर वह कुछ ना बोली। सारा काम जल्दी से ख़त्म किया। आज वो बाजार जाना चाहती थी। अगले हफ्ते अनिल का जन्मदिन था। उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहती थी। उसे अपनी ननद को साथ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। ना बाबा ना, तेरे साथ नहीं जा सकती। मैं ही ला देती हूँ जो मंगवाना है। नहीं दीदी, मैं अपनी पसंद से लेना चाहती हूँ। इधर उसकी सास सुन रही थी, बोल पड़ी, हाँ हाँ, इसे तो बाहर घूमने के लिए बहाना चाहिए। मायके में भी तो ऐसे ही घूमती थी, तभी तो लड़के उठा कर ले गए। माँ, क्या ऐसा खतरा मुझे ही है? भगवान से डरिए, आप बेटियों की माँ होकर भी ऐसी बातें करती हैं, कहकर रचना अंदर चली गई और रोने लगी। आज मेरी दादी ने उसकी यही बातें सुन ली थीं। सास ने क्या कहा उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिससे दादी पर मुझे भी गुस्सा आ गया था। अपना गुस्सा शांत होने पर मैंने दादी को सारी बात बताई कि उसकी सास किस तरह के ताने उसे देती है। तब दादी को भी बुरा लगा। अगले दिन मैं अभी सोई हुई थी कि पिताजी के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं, तो मैं उठ खड़ी हुई। उनके कमरे में जाकर देखा तो रचना की सास रो रही थी और रचना सख्ती की हालत में खड़ी थी। उनकी छोटी बेटी घर से गायब थी। जब वह सुबह 5 बजे उठे तो सिप्रा उनकी बेटी अपने बेड पर नहीं थी, इसलिए वो पिताजी के पास सहायता के लिए आई थी।
मैं जानती थी कि उसका किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो जरूर उसके साथ भाग गई होगी। एक बार तो मन में आया कि चुप रहूं, इनकी भी बदनामी हो तो बहू रचना का दर्द ये समझें। लेकिन मैं ऐसा न कर सकी। बदले की भावना से एक लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद होने दूं? फिर अनिल को कितना दुख होगा जब उसे पता चलेगा। मैंने अपना शक पिताजी को बताया। पिताजी भी समझ गए। उन्होंने उन्हें समझाकर घर भेज दिया कि मैं देखता हूँ। अब वो रचना की ससुर को लेकर थाने चले गए। थाने के हेड कांस्टेबल पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने सारी बात सुनकर तुरंत गुपचुप तरीके से कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर सिपरा बरामद कर ली गई। मामला लड़की की इज्जत का था, सो केस दर्ज नहीं करवाया। लड़की घर वापस आ गई। रचना के घर में आज सुबह से ही शांति थी। नहीं तो सुबह उठते ही सांस रचना के पीछे पड़ जाती थी। अनिल को रात ही फ़ोन कर दिया गया था। दोपहर तक वो पहुंचने वाला था। आज मुझे भी मौका मिल गया था और मैंने सोच लिया था कि अब रचना के दुखों का अंत कर दूंगी, उन्हें सब कुछ बता दूंगी। सारे शहर में बात फैल गई थी। शाम को 5 बजे मैं रचना के घर पहुंची। सभी एक कमरे में बैठे थे। अनिल अपनी बहन को डांट रहा था। मुझसे कोई डर था नहीं, इसलिए बात चलती रही। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बात शुरू की। देखो माँ जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर सच पूछो तो रचना के कारण आपकी कुछ इज्जत बच पाई, क्योंकि पिताजी रचना को अपनी बेटी मानते हैं। आज आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने आज तक रचना को इतना बुरा भला कहा। रोज़ दिन में 100 बार उसे आप उस बात पर ताना देती, मगर रचना ने कभी उफ तक नहीं की। क्या उस बात में रचना का कोई कसूर था? नहीं ना। आज आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसमें आपकी बेटी का कसूर है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि एक औरत दूसरी औरत का दर्द क्यों नहीं समझती, क्यों उसके दुखों का कारण बन जाती है। अनिल हैरान सा मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि माँ रचना के साथ कैसा सलूक करती है। अनिल जीजाजी, मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने रचना को बहुत सम्मान और प्यार दिया, मगर आपके जाने के बाद जो उसे सहना पड़ा, अगर मैं होती तो कब की घर छोड़कर चली जाती। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाए। इसलिए मैं एक बहन और दोस्त के नाते चाहती हूँ कि तुम रचना को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि आपकी माँ ने तो उसे तो कभी अपनी बहू माना ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह कभी अपनी बहू से पटरी बैठाकर चलेंगी। आज रचना सब सह रही है, कल को उसने भी जवाब देना शुरू किया तब? नहीं नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहू के पांव पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने उसका दिल दुखाया है। वो सचमुच रचना के पैर पकड़ने लगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझ पर पाप मत चढ़ाएं। वो पीछे हट गई। अनिल कब से सब कुछ सुन रहा था, एकदम से उठा। रचना चलो यहाँ से, हमें आज ही निकलना है। सुनो, कोई मेरी भी सुनो, रचना जोर से बोली। देखो अनिल, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। माँ जी ने मुझे जो भी कहा वो अपनी तरफ से सही है। जो समाज से इन्होंने लिया सीखा वही कहा। वो समाज का हिस्सा है और समाज के लोग दूसरों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। झट से दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं। ये नहीं सोचते कि एक उंगली दूसरे की तरफ उठी है तो 4 अपनी तरफ भी उठी हैं। फिर जब तक अपना हाथ ना जले तब तक जलन का एहसास कैसे हो सकता है। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपने कम से कम समाज की परवाह ना करते हुए मुझे अपनाया, मेरे अतीत के साथ और सच्चे मन से। इसीलिए आज मैं इस घर को अपने मन से अपनाना चाहती हूँ। माँ और पिताजी की बेटी बनना चाहती हूँ। आज किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, कहकर वह चुप हो गई। मुझे लगा कि आज उसके अंदर का सारा लावा बह गया है। आज वो बिल्कुल शांत और दृढ़ लग रही थी। आज उसकी सांस भी समझ गई थी। लेकिन तब जब अपनी इज्जत पर बनाई, आज तक जिसने जो कहा मैं मानती रही, मगर आज आप सबको मेरी बात माननी होगी। मैं अभी तक यहीं अपने घर में ही रहूँगी जब तक सोनू भी कुछ बड़ा नहीं हो जाता और मेरी दोनों प्यारी बहनों की शादी नहीं हो जाती। अनिल माँ की ओर देख रहा था कि अब बताओ,
रचना अभागिन है या हम लोग? माँ, देखा हम कितने भाग्यवान हैं जो हमें रचना जैसी लड़की मिली। आज रचना के चेहरे पर फिर से वही विश्वास लौट आया था जिसने उसके अतीत को भगा दिया था। और मैं सोच रही थी कि काश ये समाज नारी के प्रति कुछ संवेदनशील हो सके। कम से कम नारी तो नारी की भावनाओं को समझे, उसके साथ हो रहे अन्याय से लड़े, ना कि खुद ही उससे अन्याय करने लगे। अपनी और पराई बेटी के लिए समाज के दोहरे मापदंड क्यों? इसका जवाब तो शायद मुझे इस जन्म में मिलने से रहा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम सब का दिन अच्छा रहे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।